कंप्लीट क्लोजिंग तक सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, क्या दिया है, कौन सी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, कौन सी इंटरनल लायबिलिटीज है, कौन सी रियलाइजेबल असेट्स है, कौन सी नॉन रियलाइजेबल असेट्स है, ये डिसीजन सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो देखते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सुशील एंड सुमित वर इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in the proportion of 3/5 and 2/5 respectively. On 31st March 2005, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under. Balance sheet as on 31st March 2005. On the liability side, Sushil's capital, Sumit's capital, general reserve, Sumit's loan, underline Sumit's loan, sundry creditors. On the asset side, planted machinery, stock, debtors and bank. Adjustments. The assets realized as follows: stock, planted machinery, debtors. The creditors were paid 9,000 in full settlement. Prepare realization account, partners capital account and bank account. इसके अलावा और एक एडिशनल अकाउंट हमें इस क्वेश्चन में ओपन करना पड़ेगा। क्या है वो एडिशनल अकाउंट, देखते हैं। चलो लायबिलिटी साइड देखो। लायबिलिटी में दो टाइप्स की लायबिलिटी आपको हमेशा मिलेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज होती है फॉर पार्टनर्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी होती है आउटसाइडर्स। तो लायबिलिटी में अगर मैं देखती हूँ, सुशील्स कैपिटल, सुमित्स कैपिटल, कैपिटल पार्टनर ही कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो ये पार्टनर से रिलेटेड लायबिलिटी होने के कारण ये बन गई इंटरनल लायबिलिटी। जनरल रिजर्व मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई भी रिजर्व या रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है जो अभी तक फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो फर्म ये प्रॉफिट किसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आउटसाइडर्स को कि पार्टनर्स को? पार्टनर्स को। तो ये बन गई, इसका नेचर बन गया इंटरनल लायबिलिटी, तो मुझे इसको पार्टनर्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपको लायबिलिटी दी है सुमित्स लोन अकाउंट। अगर मैं देखती हूँ तो सुमित ये पार्टनर है, यानी इस फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, उन सबको आपको सेपरेटली ओपन करना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो लोन अकाउंट हो। पार्टनर से रिलेटेड अगर अकाउंट आपको दिखा तो उसको आपको सेपरेटली ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमें अलग रिकॉर्ड करके शो करना पड़ेगा। तो पार्टनर से रिलेटेड आपको क्या क्या दिया है, कैपिटल दिया है और एक सुमित का लोन दिया है, तो मुझे इस क्वेश्चन में सुमित्स लोन अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। क्यों ओपन करना पड़ेगा? क्योंकि सुमित पार्टनर है, तो पार्टनर का ये नया अकाउंट है, तो हम इसको सेपरेटली ओपन करेंगे। हम इसको कैपिटल में ही एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम पेमेंट करते हैं, एक्सटर्नल को पे करने के बाद सबसे पहले पार्टनर्स को देना पड़ेगा, बट पार्टनर का सबसे पहले पे ऑफ होता है लोन और उसके बाद उसको दिया जाता है कैपिटल। तो हमें लोन कितना पे करना है, इसके लिए हम सेपरेटली अकाउंट को ओपन करेंगे। सारे लोन अकाउंट्स आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर का लोन है इसलिए मुझे इसको अकाउंट में ओपन करना पड़ेगा। इतना हमेशा याद रखना। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स आपको दिए जाएंगे, कौन से अकाउंट आपको मिल सकते हैं पार्टनर से रिलेटेड, कैपिटल। पार्टनर से रिलेटेड आपको कभी मिल सकता है करंट अकाउंट, पार्टनर से रिलेटेड आपको मिल सकता है लोन अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें हमें सेपरेटली ओपन करने पड़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, विच टाइप ऑफ लायबिलिटी इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेदर इट इज योर इंटरनल और एक्सटर्नल। क्रेडिटर्स एंड आउटसाइडर्स है, दैट मीन्स इट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। आ जाते हैं असेट पे। असेट पे मुझे क्या चाहिए, कौन सी असेट हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज रियलाइजेबल, एंड कौन सी असेट हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉन रियलाइजेबल। तो चेक करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये असेट हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, मशीनरी को सेल करके उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी इज अ रियलाइजेबल असेट। स्टॉक, यस, हम स्टॉक को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड हो सकते हैं। बैंक, ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है क्या आपके पास जो कैश है बैंक में, दैट इज वो कैश में ही कन्वर्टेड है। यानी असेट साइड में जितनी भी असेट्स दी है, दीज आर ऑल रियलाइजेबल असेट। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स के लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो सभी इस क्वेश्चन में सबसे पहला अकाउंट मेरे साथ ही ओपन करेंगे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो सभी ओपन करेंगे इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म ओपन रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इसलिए एंट्रीज आपको कम मिलेगी, बट आपको हाफ से ज्यादा थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट के लिए हमेशा रखना ही है, रियलाइजेशन अकाउंट। देन नेक्स्ट हम ओपन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओपन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो हमें सेपरेटली ओपन करने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड। दो पार्टनर्स हैं तो हम डेबिट में अमाउंट के दो कॉलम्स करेंगे, पर्टिकुलर्स सुशील एंड सुमित, पर्टिकुलर्स सुशील सुमित, पर्टिकुलर्स सुशील एंड सुमित। इस क्वेश्चन में पार्टनर का और एक अकाउंट दिया हुआ है, दैट इज सुमित लोन। तो हमें सेपरेटली अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सुमित लोन सिंगल पार्टनर का ये लोन अकाउंट है, तो अमाउंट का सिंगल कॉलम भी बनेगा। एंड देन बैंक दिया है इसीलिए बैंक अकाउंट। एक एडिशनल अकाउंट हमने इस क्वेश्चन में ओपन किया हुआ है, दैट इज सुमित लोन। क्यों ओपन किया है सबको मालूम है, पार्टनर से रिलेटेड है इसलिए हमने अकाउंट ओपन किया। सभी कंप्लीट करेंगे पूरी, पूरा लिखना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैंक में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रियलाइजेशन में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जल्दी से ना सबसे पहले दो पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहला पार्ट बैलेंस शीट और उसके नीचे सेकंड पार्ट दिया है एडजस्टमेंट। सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स के लिए दिए जाते हैं डबल इफेक्ट। तो सबसे पहले इस बैलेंस शीट को सारी एंट्रीज को मुझे आंसर में पोस्ट करना पड़ेगा सिंगल इफेक्ट देके। तो सबसे पहले लायबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। जो जो अकाउंट मैंने ओपन किए उनके बैलेंस उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। जो अकाउंट मैंने ओपन नहीं किए वो मुझे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो लायबिलिटी में सुशील्स कैपिटल, क्या हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किया हुआ है क्या? तो अगर मैं देखती हूँ यस, मैंने सुशील्स एंड सुमित्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया, तो ये कैपिटल बैलेंस हमें उस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको सेपरेटली ओपन किया हुआ है। तो सुशील्स कैपिटल सुमित्स कैपिटल मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट किस साइड में ट्रांसफर करूँ, डेबिट की क्रेडिट? मैंने आपको बताया है कि लायबिलिटी यानी उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि सारे लायबिलिटीज का लेजर में कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो लिखते हैं सुशील का कैपिटल इन सुशील्स कॉलम 20,000 एंड सुमित्स कैपिटल बैलेंस इन सुमित्स कॉलम 18,000। बट क्या मैं कैपिटल में कैपिटल का नाम लिख सकती हूँ क्या? तो आंसर इज नो। ये कैपिटल का बैलेंस है जो मैं बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर रही हूँ। ये स्टार्टिंग का बैलेंस है, इसलिए हम इसको ओपनिंग बैलेंस कहेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व, दैट मीन्स इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट इस फर्म ने कुछ रीजन से अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अब फर्म हो रही है
तो जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉफिट को मुझे अब देना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो ये पार्टनर्स को देना है, इसीलिए इसको मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि ये जनरल रिजर्व का अकाउंट जीरो हो जाए, जनरल रिजर्व का बैलेंस जीरो हो जाए। तो रिजर्व को लायबिलिटी में दिया है, इसलिए मैं ट्रांसफर करती हूँ क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है, क्यों आपको मालूम है तो लाइफ में बताऊंगी कि इसके आगे हम क्यों अकाउंट लिखते हैं। ठीक, जनरल रिजर्व अब दिया है 5000, बट 5000 में मुझे जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में प्रॉफिट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 5000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स में, तो मुझे रेशियो लगेगा। रेशियो आपको दिया है 3/5 एंड 2/5। दैट मींस फर्स्ट पार्टनर का शेयर आएगा 3000, सेकंड पार्टनर का शेयर आएगा 2000, सुशील's शेयर इन सुशील's कॉलम, सुमित's शेयर इन सुमित's कॉलम। लिख दिया, एक ही इफेक्ट आएगा आपकी बैलेंस शीट में। सुमित's लोन, क्या हमने हमेशा पहले चेक करो, क्या सुमित's लोन अकाउंट हमने सेपरेटली ओपन किया हुआ है क्या? यस, हमने सुमित's लोन अकाउंट सेपरेटली ओपन किया है। क्यों ओपन किया? क्योंकि ये पार्टनर का अकाउंट है, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो हमें सेपरेटली ओपन करने पड़ेंगे। तो सुमित's लोन का बैलेंस हमें सुमित's लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब किस साइड ट्रांसफर करूं? डेबिट में, क्रेडिट में? तो देखो कौन सी साइड दिया है, लायबिलिटी में, तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में। कितना दिया हुआ है? 2000। क्या लिखूं? सुमित's अकाउंट में। कुणाल देखो, सुमित's लोन में हम सुमित's का लोन अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, तो मुझे इसके सामने सुमित's लोन का बैलेंस है नहीं, तो मैं इसके सामने सुमित's लोन नहीं लिख सकती, ये बैलेंस है, तो इसके सामने लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस B/T, दैट इज ब्रॉट डाउन। डन। आगे देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या हमने इसको सेपरेटली अकाउंट में ओपन किया हुआ है? क्रेडिटर्स में देखती हूँ तो नहीं है, तो ऐसे अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करूंगी? रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने एक और आपको बताया है कि रियलाइजेशन में कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एंड क्रेडिटर्स इज आवर एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो कहाँ ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड? क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? लायबिलिटी में दिया हुआ है, तो लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अकाउंट लिखना जरूरी है, 10,000 लिख दिया है सबने। सारी लायबिलिटीज आंसर में आ चुकी है। देखो सारी लायबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर हुई है, कैपिटल बैलेंस, जनरल रिजर्व, सुमित's लोन बैलेंस, क्रेडिटर्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में ट्रांसफर किया क्योंकि ये लायबिलिटी में दिया हुआ है। डन। आ जाते हैं असेट। असेट में जितनी भी रियलाइजेबल असेट्स होती है, जो असेट आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी असेट ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी इज अ रियलाइजेबल असेट, स्टॉक इज अ रियलाइजेबल असेट, डेटर्स इज अ रियलाइजेबल असेट। तो इस प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इनके मैंने कोई सेपरेटली अकाउंट ओपन नहीं किया, तो इसे कहाँ ट्रांसफर करो? रियलाइजेशन में। कौन सी वैल्यू पे? दैट इज बैलेंस शीट, दैट मींस बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। डेबिट में क्यों? क्योंकि असेट में दिया हुआ है। टू प्लांट एंड मशीनरी के आगे लिखेंगे अकाउंट 15,000, टू स्टॉक अकाउंट 15,000, to debtors, that is sundry debtors account 22,000। बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक है ऑलरेडी, वो रियलाइज्ड ही है, वो कैश में कन्वर्टेड है, बट बैंक हमने सेपरेटली ओपन किया है ना, तो वो बैंक बैलेंस ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में। असेट में है इसीलिए ओनली डेबिट साइड, बट बैंक में मैं बैंक का नाम नहीं लिख सकती, ये बैंक का बैलेंस है, तो हम इसके आगे लिखेंगे स्टार्टिंग का बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सारी असेट्स लायबिलिटीज आंसर में आ चुकी है, सिंगल इफेक्ट दिया क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब हम पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स।
मैंने कल एक्सप्लेन किया था एडजस्टमेंट्स के लिए हम हमेशा दो वर्किंग नोट बनाएंगे, एक असेट के लिए, एक लायबिलिटीज के लिए। डिसोल्यूशन पे हमें क्या करना है, असेट्स को मार्केट में बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर लेना है। हमने पहले सारे असेट्स एक जगह जमा किया, अब मुझे यहाँ से प्लांट एंड मशीनरी सेल करना है, स्टॉक सेल करना है, डेटर्स से रियलाइज करना है और ये क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस असेट्स को कैश में कन्वर्ट करेंगे, यानी असेट्स को सेल करेंगे। तो सभी बैंक अकाउंट के नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, सभी करेंगे वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर की जाएगी फॉर असेट। इसको हम दो पार्ट में हमेशा डिवाइड करेंगे। असेट्स बेचना ही है, या तो मार्केट में बेचो नहीं तो पार्टनर को बेचो, इसलिए मैंने दो पार्ट किया, या तो हम इसे सेल करेंगे और रियलाइज करेंगे। रियलाइज क्यों बोर्ड लिखा जाता है, क्योंकि डेटर्स हम कभी बेचते नहीं ना, वो तो पर्सन्स है, उसको कैश में कन्वर्ट है, उससे हम पैसा लेते हैं, दैट इज रियलाइज करते हैं। तो सोल्ड ऑब्लिक रियलाइज ये मार्केट में होगा या टेकन ओवर बाय पार्टनर। टेकन ओवर यानी पार्टनर लेकर के जाएगा, बट फ्री में नहीं, हम उसको सेल करते हैं, वो असेट लिखा जाता है टेकन ओवर बाय पार्टनर। मार्केट में बेचो नहीं तो पार्टनर को बेचो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम फर्स्ट वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर असेट, जिसके लिए मुझे देखनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में सब मेंशन होगा, कौन सी असेट मार्केट में सेल हुई, कौन सी असेट पार्टनर को सेल की गई, सब कुछ दिया जाता है। देखते हैं एडजस्टमेंट। द असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स दिया हुआ है। स्टॉक रियलाइज हुआ, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुई, डेटर्स रियलाइज हुआ। क्या ये असेट्स सुशील को सेल किया, सुमित को सेल किया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी वो मार्केट में सेल हुआ, तो हम इसको चार्ट में सोल्ड और रियलाइज्ड के कॉलम में लिखेंगे। जैसे दिया है स्टॉक 14,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, डेटर्स 20,000 में रियलाइज्ड हुए। कोई भी असेट टेकन बाय पार्टनर दिया हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज के लिए, जब हम चार्ट बनाएंगे तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अब जरा देखो रियलाइज की लिस्ट। स्टॉक रियलाइज हुआ है, आपके पास स्टॉक नाम की असेट थी, वो रियलाइज हो चुकी है। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी नाम की असेट थी, रियलाइज हो चुकी है। आपके पास डेटर्स थे, रियलाइज हो चुके हैं, यानी सारी असेट्स कैश में कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार हमेशा चेक कर लेना, सारी असेट्स रियलाइज हो गई है ना, तो चेक कर लेंगे रियलाइज की लिस्ट से, सारी असेट्स हमने कैश में कन्वर्ट कर ली। तो टोटल हमने कितने में असेट को रियलाइज किया, 46,000। तो हम क्या करेंगे, असेट्स रियलाइज, स्टॉक रियलाइज, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज, डेटर्स रियलाइज, इसकी सेपरेट एंट्री पास नहीं करते, हम कंबाइंड एंट्री पास करेंगे टोटल 46,000 की। तो 46,000 में असेट्स को हो रहा है रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड हो रही है 46,000, तो ये एंट्री मुझे करनी है। अब रियलाइज्ड यानी क्या, पैसा मिला, ये मैं लॉजिक बता रही हूँ। पैसा मिला, पैसा मिला यानी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ। जब भी मुझे पैसा मिलता है मेरे लिए इनकम होता है, तो ये इनकम होने के कारण हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में 46,000। इसके आगे कुछ ना कुछ तो लिखना है, एंट्री का नाम देना पड़ेगा। ये एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी फर्म को कैश मिली है। कैश की जगह पे वो पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैंक दिया है इसलिए बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग नोट। अगर मैं रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय बैंक लिखती हूँ, एडजस्टमेंट है ना, तो दूसरा इफेक्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यही आपको बता रहा है बैंक, तो ये इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है तो बैंक के डेबिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एंट्री का
क्रेडिट डेबिट इफेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। क्रेडिट जा चुका है तो मुझे यहाँ डेबिट देना पड़ेगा। रियलाइजेशन में मैंने बैंक लिखा है तो बैंक में हम लिखते हैं यस टू रियलाइजेशन अकाउंट। कल मैंने ये नेक्स्ट जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ध्यान सबका चाहिए। अब हमने क्या किया, इसका विदाउट लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले और एक लॉजिक के ऊपर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी था 15,000 का, बट हमने उसको रियलाइज किया 12,000 में, राइट? हमारे पास स्टॉक था 15,000 का, रियलाइज हुआ 14,000 में, राइट? हमारे पास डेटर्स थे 22,000 के, हमने रियलाइज किए 20,000 में। यानी हर एक असेट अगर मैं देखती हूँ तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट अलग है और उसकी रियलाइज्ड वैल्यू अलग है। प्लांट 15 का है, रियलाइज उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिला 12,000, लॉस पे बेचा है मैंने प्लांट। डेट स्टॉक मेरे पास था 15,000 का, रियलाइज हुआ 14,000, स्टॉक पे मैंने लॉस पे बेचा है। डेटर्स 22,000 के थे, रियलाइज हुआ है 22,000 के डेटर्स थे, मुझे रियलाइज यानी पैसे नहीं दिए, यानी मुझे मेरा लॉस हुआ। ये लॉस को देखो समझ में आता है क्या? हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमने ये लॉस से रिकॉर्ड किया है, बट ये लॉस को रिकॉर्ड करने का मेथड अलग है। हमने क्या किया, उसकी बुक वैल्यू डेबिट में रिकॉर्ड की और उसकी रियलाइज्ड वैल्यू 14, 12, 20, 46,000 हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। दैट मीन्स हमने ऑटोमेटिकली इसके लॉसेस प्रॉफिट का नेट इफेक्ट शो किया। तो जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एक्सपेंस इनकम लिखती हूँ तो वो मुझे डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रियलाइजेशन में एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं बाय शोइंग बुक वैल्यू एंड रियलाइज्ड वैल्यू। मैंने डेबिट में सबकी बुक वैल्यू रिकॉर्ड की है, मैंने क्रेडिट में सबकी रियलाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड की है, यानी मैंने नेट इफेक्ट क्या दिया है, इनका डिफरेंस यानी लॉस और प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर डेट एसेट। इस 46,000 में 14,000 आ चुका है, मैंने 15 डेबिट में लिखा है, 14 क्रेडिट में लिखा है, मैंने 15 डेबिट में लिखा है, मैंने 12 क्रेडिट में लिखा है, मैंने 22 डेबिट में लिखा है, मैंने 20 क्रेडिट में लिखा है, यानी मैंने बुक वैल्यू रियलाइज्ड वैल्यू शो करके उस असेट का लॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम सी, बट रिकॉर्ड करने का मेथड क्या है, बाय शोइंग बुक वैल्यू एज वेल एज रियलाइज्ड वैल्यू। इसीलिए इनके लॉसेस को आपको सेपरेटली शो करने की जरूरत नहीं है। हम इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। हमने बुक वैल्यू रिकॉर्ड की है तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कितने में बेचा जा रहा, उसको कितना लॉस हुआ, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू अगर मैंने डेबिट में लिखी है तो मुझे उसके अपोजिट साइड में उसकी रियलाइज्ड वैल्यू लिखना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर का लॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। इसीलिए हर एक असेट का लॉस प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मुझे शो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बुक वैल्यू रिकॉर्ड की है और रियलाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड की है, यानी हमने इसका नेट इफेक्ट ही रिकॉर्ड किया। ठीक? नहीं भी समझा होगा, लाइव क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम सेकेंड वर्किंग नोट बनाते हैं। अब असेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है? अब ये कैश को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइन में सबसे पहले खड़े हैं आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल को देना है, फिर पार्टनर को, बट पार्टनर में से सबसे पहले उसका लोन देना पड़ेगा, फिर कैपिटल देना पड़ेगा। तो आ जाते हैं सभी सेकेंड वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हमें सबसे पहले पे ऑफ करना है। लायबिलिटीज को हम पे करेंगे या तो फर्म पे करेगी, पेड बाय फर्म, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं होगी तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा उस लायबिलिटी को, बट वो लायबिलिटी पे ऑफ होनी ही चाहिए। तो पे
पार्टनर होगा, पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। अब कौन सी थी आपके पास एक्सटर्नल मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है एक्सटर्नल, तो इसमें सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज होनी चाहिए। कौन सी थी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जरा देखो बैलेंस शीट में कैपिटल्स, रिजर्व, सुमित लोन, ये सब इंटरनल था, एक ही थी एक्सटर्नल लायबिलिटी। कितनी थी? 10,000। यही आपको अकाउंट बताएगा आपके पास कितनी कौन सी लायबिलिटी थी एक्सटर्नल। क्रेडिटर्स 10,000 देने थे, पे ऑफ कितने में हुआ आपको दिया है। क्रेडिटर्स वर पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट यानी बचा हुआ पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। इन फुल सेटलमेंट यानी 10,000 थे, बट हम उसको कितने पे ऑफ सेटल कर रहे हैं अकाउंट 9,000 में। किसने पे किया? सुशील ने, सुमित ने, कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी फर्म ने। तो पेड बाय फर्म की लिस्ट में लिखेंगे क्रेडिटर्स 9,000। डन। अब देखो कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, कोई और एडिशनल एक्सपेंसेस इस फर्म ने नहीं किए हैं, तो यहाँ मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी है 9,000 की। मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी। पे कर रहे हैं ना, यस हम पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा, एक्सपेंस है, तो मुझे इसको डेबिट में पोस्ट करना पड़ेगा। फर्म ने पे किया है, तो फर्म का सारा पैसा बैंक में है, तो पेमेंट किया बैंक के थ्रू और लिखेंगे एज पर वर्किंग नोट। अगर मैं रियलाइजेशन के डेबिट में लिखती हूँ टू बैंक, तो मुझे इसको कंपल्सरीली बैंक अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा। तो बैंक में आ जाओ, यहाँ डेबिट में लिखा है तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 9,000। इसके आगे क्या लिखोगे? कहाँ से लाए हैं हम? रियलाइजेशन से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे? 10,000। उसको कितने में पे ऑफ किया? 9,000, यानी 1,000 का प्रॉफिट हुआ। हम कम पे कर रहे हैं, 10,000 देना था बट बदले में हमने 9,000 ही दिए, यानी 1,000 इन फुल सेटलमेंट दिया है, अभी आपको 1,000 पे करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट को आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू और पेड वैल्यू हमने रिकॉर्ड करके हमने प्रॉफिट ही रिकॉर्ड किया है। 10,000 क्रेडिट में, 9,000 डेबिट में, यानी नेट इफेक्ट हमने 1,000 का दिया है। ये 1,000 का इफेक्ट हम कैसे शो कर रहे हैं? बाय शोइंग बुक वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, बुक वैल्यू, पेड वैल्यू। तो आपको अलग वो डिफरेंस की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होगी। अब नंबर है किसका? पार्टनर्स का। पार्टनर्स को पे करने के लिए पहले देखो क्या पार्टनर से लोन लिया है क्या? यस, लोन लिया है, तो पहले इसको पे ऑफ करो। कितना लोन लिया था? 2,000। क्या आपके पास 2,000 कैश है क्या? बहुत सारे कैश है तो बैंक में 3,000 बैंक बैलेंस था, असेट्स बेच के 46,000 मिले, उसमें से 9,000 पे ऑफ हो गया, यानी सफिशिएंट कैश है। तो सबसे पहले सुमित का लोन पे कर दो। कितना लोन पे करना पड़ेगा? 2,000 पे करेंगे। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, पे करेंगे तो कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। सोचो तो, जब मैं पे करती हूँ तो मेरे पॉकेट में कैश अंदर आती है कि कैश बाहर जाती है? बाहर जाती है। तो मैंने कहाँ से पेमेंट करूँगी? मैं बैंक से, तो बैंक के क्रेडिट में 2,000। किसके अगेंस्ट पे किया? सुमित को पे किया, बट किसके अगेंस्ट? कैपिटल के अगेंस्ट कि लोन के अगेंस्ट? लोन के अगेंस्ट। तो मैं इसके सामने लिखती हूँ बाय सुमित्स लोन अकाउंट। ये 2,000 रुपए हमने पे किए, यानी मेरे बैंक में से 2,000 रुपए बाहर गए, तो बैंक के क्रेडिट में। किसके अगेंस्ट पे किए? सुमित्स लोन के अगेंस्ट, तो उसके सामने लिख दिया बाय सुमित्स लोन। अगर मैं लिखती हूँ बाय सुमित्स लोन बैंक के क्रेडिट में, तो मुझे सुमित्स लोन अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा। सुमित्स लोन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, तो सुमित्स लोन के डेबिट में 2,000 कहाँ से आया? बैंक से आया, टू बैंक अकाउंट। जितना लोन लिया था
वो पूरा का पूरा सुमित का पे ऑफ हो चुका है। अगर मैं देखती हूँ सुमित लोन तो ये टैली हो चुका है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। 2000 दिया था, उसको 2000 हमने तुरंत पे कर दिया। यहाँ तक एंट्रीज को एक बार रिवाइज करो, फिर हम क्लोजिंग पे बढ़ते हैं। हो गया रिवाइज का डन। हमने क्या किया, एक्सटर्नल को पे करने के बाद अब मुझे पार्टनर्स को देना है। तो सबसे पहले हम पार्टनर को देखेंगे कि क्या पार्टनर से कभी हमने लोन लिया था, तो उसको पहले पे ऑफ करो। तो कैपिटल को पे करने के पहले हमने सुमित का लोन पे कर दिया। लोन था, वो अकाउंट का बैलेंस दिख रहा था 2000, यानी हमने सुमित से लोन लिया था 2000। अब फॉर्म बंद हो रही है तो ये 2000 हमने सुमित को पे कर दिए, यानी कैश इज गोइंग आउट, कैश बाहर गई, बट कैश की जगह पे हमने इसको बैंक के क्रेडिट में लिखा क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ। तो ये 2000 किसके अगेंस्ट हुआ, सुमित लोन, तो उसके आगे लिखा हुआ है सुमित लोन, इसीलिए मुझे ये एंट्री सुमित लोन में पोस्ट करनी पड़ी। यहाँ क्रेडिट है तो सुमित लोन के डेबिट में कहाँ से आया, बैंक से आया, इसलिए लिखा टू बैंक। सुमित लोन अकाउंट टैली हो चुका है ना। अब हम क्लोज करते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, फाइंड आउट द बैलेंस, देखो किस साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। मैं भी कर रही हूँ फोन पे, आप भी करें। क्रेडिट मुझे दिख रहा है 56,000। टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी पोजीशन है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट का टोटल इज 61,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल इज 56,000। किस साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल ज्यादा है। जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख दो। जिस साइड की टोटल कम है वहां लिखा जाता है हमेशा बैलेंस। बैलेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है, 61 एंड 56 अगर मैं देखती हूँ तो 5000। रियलाइजेशन अकाउंट का ये बैलेंस आपको बता रहा है या तो ये प्रॉफिट है, नहीं तो ये लॉस है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन डिसोल्यूशन। मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्या देगा, प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये 5000 या तो प्रॉफिट है नहीं तो लॉस है। तो प्रॉफिट है लॉस है इसलिए इस साइड की टोटल ज्यादा थी, डेबिट की टोटल ज्यादा थी, यानी आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो हम इसको कहते हैं लॉस। तो ये 5000 लॉस को कौन बेयर करेगा, आउटसाइडर्स के पार्टनर्स, पार्टनर्स बेयर करेंगे। कितने पार्टनर्स है, दो, तो मुझे उन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। रेशो दिया है 3/5 एंड 2/5, तो 5000 को 3/5 में एंड 5000 को 2/5 में अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 3000 एंड 2000 ये शेयर आएगा। तो ये 3000 है फर्स्ट पार्टनर का शेयर, ये 2000 है सेकंड पार्टनर का शेयर। ये दोनों शेयर मुझे क्रेडिट में लिखने पड़ेंगे, तब जाके क्रेडिट की टोटल इक्वल आने वाली है 3000 एंड 2000। फर्स्ट शेयर रहेगा फर्स्ट पार्टनर का, तो उसके आगे लिखेंगे सुशील्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड शेयर है सेकंड पार्टनर का, तो लिखेंगे सुमित्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ बैलेंस था 5000, डेबिट की टोटल ज्यादा थी यानी ये लॉस था। लॉस पार्टनर्स में डिवाइड होगा, दो पार्टनर्स है तो मैंने दोनों में डिवाइड किया। 3:2 रेशो दिया था, रेशो में डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर आया 3000, सेकंड पार्टनर का शेयर आया 2000। फर्स्ट शेयर के सामने फर्स्ट पार्टनर का नाम, सेकंड शेयर के सामने सेकंड पार्टनर का नाम। ये क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट की टोटल कम थी, ठीक। तो ये बैलेंस मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ा 5000, बट उसमें से 3000 सुशील का शेयर है, 2000 सुमित का शेयर। अगर हम लिखते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सुशील बाय सुमित, तो मुझे उनके अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा यानी कैपिटल के डेबिट में लिखना पड़ेगा
सुशील का शेयर इन सुशील्स कॉलम, सुमित्स शेयर इन सुमित्स कॉलम। 3000 सुशील के कॉलम में चला गया, 2000 सुमित के कॉलम में चला गया। कहाँ से आया ये? रियलाइजेशन से। तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद जितना भी प्रॉफिट था डिसोल्यूशन के समय वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब आई पार्टनर की पेमेंट की बारी। अब पार्टनर्स को कितना देना है ये आपको वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताएगा। एक एक कॉलम को क्लोज करना है। सबसे पहले हम सुशील का अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर हम सुमित का अकाउंट क्लोज करेंगे। देखेंगे कि डिसोल्यूशन पे सुशील को कितना कैपिटल वापस करना है और सुमित को कितना कैपिटल वापस करना है। ना टेक द टोटल ऑफ सुशील्स अकाउंट। सबसे पहले सुशील के क्रेडिट की टोटल, सुशील के डेबिट की टोटल। फर्स्ट पार्टनर सुशील है तो फर्स्ट कॉलम हमेशा सुशील का रहेगा। सुशील का क्रेडिट 20 + 3 23,000। सुशील का डेबिट अगर मैं देखती हूँ 3000। ऐसी पोजीशन है तो मुझे ये अकाउंट क्लोज करना है और बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैलेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 20,000। अब मुझे बताओ किस साइड की टोटल ज्यादा है? क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो सुशील कॉलम में क्रेडिट की टोटल हम दोनों तरफ लिख देंगे। किस साइड की टोटल कम है? सुशील अकाउंट में डेबिट की टोटल कम है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा सुशील अकाउंट का बैलेंस 23 - 3 बैलेंस 20,000 लिख दिया। ऐसा ही आप पहले क्लोज करो सुमित अकाउंट। सुमित के क्रेडिट की टोटल, सुमित की डेबिट की टोटल और फाइंड आउट करो बैलेंस। निकालेंगे सुमित के क्रेडिट की टोटल, सुमित की डेबिट की टोटल, फाइंड आउट द बैलेंस। सुमित का क्रेडिट 18 + 2 दैट इज 20,000। सुमित का डेबिट 2000। दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखती हूँ तो आता है 18,000। अब सुमित अकाउंट में किस साइड की टोटल ज्यादा है? क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख दो। जिस साइड की टोटल कम है वहां लिखा जाता है बैलेंस। बैलेंस कितना है? 18,000। अब ये बैलेंस आपको कुछ तो भी बता रहा है। क्या बता रहा है? हम कौन से स्टेज पे है? डिसोल्यूशन। फर्म बंद हो रही है तो जब फर्म बंद हुई तो हमने एक्सटर्नल को पे ऑफ कर दिया, पार्टनर का लोन भी पे ऑफ कर दिया। अब ये कैपिटल अकाउंट आपको बता रहा है कि सुशील को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमें 20,000 रुपीज पेएबल है। पेएबल क्यों? क्योंकि इन दोनों अकाउंट की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। क्रेडिट मीन्स टू whom it is payable and debit means from whom it is receivable। अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है यानी ये अमाउंट पेएबल है। पेएबल है, क्या मैं इसको पेएबल रख सकती हूँ कि अब फर्म बंद हो रही तो मुझे पे करना पड़ेगा? तो जितना बैलेंस है पार्टनर्स का वो पूरा का पूरा पे ऑफ कर दो और इसीलिए इसके आगे लिखो टू बैंक अकाउंट। पे करेंगे तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। सुमित अकाउंट का भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा था और आपको एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सुमित को पे करने हैं 18,000 जो बैलेंस है। अब फर्म हो रही है बंद तो इनको आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए इसके आगे लिखा टू बैंक अकाउंट। अगर मैं डेबिट में लिखी हूँ टू बैंक तो मुझे इसको बैंक में भी पोस्ट करना पड़ेगा। सुशील को हम पे कर रहे हैं 20,000, सुमित को हम पे कर रहे हैं 18,000। सुशील को हम पे कर रहे हैं 20,000, सुमित को हम पे कर रहे हैं 18,000। 20,000 सुशील को पे कर रहे हैं इसलिए बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय सुशील्स कैपिटल। सुमित को हम 18,000 पे कर रहे हैं तो उसके सामने आएगा
टू सुमित्स कैपिटल। पार्टनर्स के डेबिट में लिखा है बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, सुशील 20, सुमित 80। ऐसा क्यों? जितना भी बैलेंस आता है, एक सिंपल तरीका याद रखने का, कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो आपको लास्ट में बैंक में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे और कोई है ही नहीं ना अकाउंट। तो सारे बैलेंसेस आपको पे ऑफ करने पड़ेंगे, तो इसीलिए हमने पे कर दिया, यानी कैश बाहर जा चुकी है, तो बैंक के क्रेडिट। अब कौन सा अकाउंट ओपन दिख रहा है? बैंक। सुशील सुमित तो ओपन क्लोज हो चुका है। नाउ क्लोज बैंक अकाउंट, फाइंड आउट द बैलेंस। देखो बैलेंस है, टैली है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। डेबिट का टोटल इज 49,000, क्रेडिट का टोटल लेकर के देखते हैं। बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन में हमेशा आपको मिलेगा टैली। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई है ना, बैलेंस शीट बना रहे हैं ना कोई और अकाउंट है। इसका क्या मतलब है कि जितना भी पैसा हमें मिला, हमारे पास बैंक में बैलेंस था शुरुआत में 3,000, असेट सेल करके हमें मिले थे 46,000, उसमें से हमने सबसे पहले एक्सटर्नल को पे ऑफ कर दिया, पार्टनर का लोन पे ऑफ कर दिया, जो बचा वो हमने कैपिटल पार्टनर्स को वापस कर दिया। तो ये अकाउंट आपको कभी बैलेंस शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी कैश अवेलेबल थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, एक्सटर्नल को पे कर दिया, पार्टनर्स को पे कर दिया, अब आपके पास कोई कैश बचना ही नहीं चाहिए। इसलिए ये अकाउंट हमेशा क्या होगा? टैली होगा। क्लोजिंग करते समय हमको क्या करना है? सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? हमेशा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट आपको या तो प्रॉफिट देगा, नहीं तो लॉस देगा। जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करो और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करो? बैंक में ट्रांसफर करो। बैंक के आगे कोई भी अकाउंट नहीं है, तो बैंक अकाउंट हमेशा आपका होगा टैली, और ये टैली होना ही चाहिए। जो भी कैश थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ना सब में, तो कोई कैश बचेगी नहीं, तो ये अकाउंट बैलेंस दिखाएगा। तो क्लोजिंग हमेशा कैसे होगा? सबसे पहले रियलाइजेशन बोलना है सबको पहले, सबसे पहले रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस रहेगा, जहां पर भी बैलेंस रहेगा, वो पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। यहाँ क्रेडिट में बैलेंस था तो मैंने पार्टनर्स के डेबिट में ट्रांसफर किया। डेबिट में बैलेंस आया था तो मैंने पार्टनर्स के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करो। पार्टनर्स के बैलेंसेस भी आपको कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे? बैंक अकाउंट में, एंड बैंक आपका हमेशा होगा टैली। ठीक, जो भी डाउट्स है लाइफ में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ सभी लाइफ में। थैंक यू।